कमरिया लचके रे, कमरिया लचके रे, बाबू जरा बच के रे की आवाज चारों ओर गूंजी तो डांस देखने के लिए आए सभी दर्शक उतावले हो गए। सामने के स्टेज पर एक पतली कमर वाली 22 साल की लड़की अपनी कमर को हिला हिला कर मस्ती में नाचे जा रही थी और दर्शक आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी नंगी कमर और गहरी नाभि को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। गाने के बदलते बोल के साथ वह लड़की अपने डांस के स्टेप लगातार बदल रही थी, जिससे देखने वाले लोगों की नजरें किसी एक अंग पर नहीं ठहर पा रही थीं। आंखों में हवस और होठों पर भद्दी गालियां देते हुए आगे की लाइन में बैठे लोगों ने नोट उड़ाना शुरू कर दिया था। उन नोटों को एक लड़का लगातार उठाने का काम कर रहा था। कुछ देर बाद ही डांसर की गोरी कमर पसीने से तर हो गई थी, जिससे देखने वालों को वह और भी सेक्सी और मस्त नचनिया लग रही थी। डांस खत्म हो चुका था। दर्शक एक बार और की मांग करते रहे, पर वह डांसर अपना पसीना पोंछते हुए तंबू के पीछे आ गई थी। देखने वाले हवस के मारे जोश में थे, पर इस नाचने वाली लड़की के लिए ही रोजी रोटी कमाने के लिए उसका काम भर था। इस खूबसूरत लड़की का नाम शबनम था। शबनम नाम होने से लोग उसे मुसलमान समझते थे, पर शबनम को खुद नहीं पता था कि वो मुसलमान है या हिंदू है। उसने जब से होश संभाला था, तब से अपने आप को इसी डांस पार्टी में पाया था और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसे यह काम करना पड़ा था। दीन धर्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं और न ही शबनम को कभी अपना धर्म जानने की जरूरत महसूस हुई। शबनम को तो डांस करना भी किसी ने नहीं सिखाया, बस अपने साथ वाली दीदी लोगों को नाचते देखकर वो कब खुद भी स्टेज पर नाचने लगी, उसे खुद भी पता नहीं चला। हाँ, पर स्टेज पर वह शौक से नहीं नाची, बल्कि उसे बताया गया था कि उसे पैसे चाहिए तो नाचना ही पड़ेगा। इस डांस पार्टी के मालिक का नाम धर्म पंडित था। 50 साल का धर्म पंडित बड़ा रोबीला लगता था, लंबा चौड़ा शरीर और बड़ी बड़ी गोल आंखें। वह सामने वाले से बात करते समय अपनी धाक बड़ी आसानी से जमा लेता था। धर्म पंडित की इस डांस पार्टी में तकरीबन 20 से 25 लोग काम करते थे, जिनमें से 6 लेडीज डांसर थीं। कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा पर काम करते थे, तो कुछ लोग डांस पार्टी के तंबू वगैरह का काम संभालते थे। लेडीज डांसर सभी के आकर्षण का केंद्र थीं। हालांकि ये डांसर फिल्मी गानों पर नाचती थीं, पर धर्म पंडित ने अपनी इस डांस पार्टी को नाम दिया था क्लासिकल डांस पार्टी, और अपनी इस डांस पार्टी को धर्म पंडित कस्बों और गांवों में ले जाता था और एक जगह तकरीबन 15 से 20 दिन तक कार्यक्रम करता था। जिस भी कस्बे और गांव में धर्म पंडित की डांस पार्टी जाती थी, वहां पर जमकर प्रचार प्रसार कराने के लिए नाचने वाली लड़कियों के छोटे कपड़े पहने हुए पोस्टर तैयार कराए जाते थे और सड़कों के किनारे लगवा दिए जाते थे, जिन्हें देखकर लोग अच्छी खासी तादाद में डांस देखने आते थे और जमकर पैसे भी लुटाते थे। धर्म पंडित की डांस पार्टी में नाचने वाली लड़कियों की खूबसूरती देखकर गांव कस्बे के शोहरे कई बार इन लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध भी बनाना चाहते थे और इसके लिए वे अपना रूपटाप दिखाकर धर्म पंडित से बात भी करते थे, पर यहाँ तो धर्म पंडित का अलग ही रूप देखने को मिलता था। वो इन हुस्न के सौदागरों को साफ मना कर देता था, ये क्लासिकल और फिल्मी डांस दिखाने वाले कलाकार हैं। ये तो समय की मांग ने इनके कपड़ों को जरूर छोटा कर दिया है, पर जब तक ये मेरे पास हैं, तब तक इन्हें जिस्म बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म पंडित के इस रूप को देखकर लोग चिढ़ जाते थे और पीठ पीछे धर्म पंडित को खूब गरियाते थे। उन्हें लगता था कि धर्म पंडित खाली इस तरह की बड़ी बातें करके अपनी नाचने वालियों का रेट बढ़ाना चाहता है और फिर वे और ज्यादा पैसे देने की बात भी कहते, पर धर्म पंडित से मज नहीं होता था और फिर बार बार परेशान किए जाने पर वह अगले गांव की तरफ चल देता था। अब धर्म पंडित और उसकी डांस पार्टी कमलापुर नामक गांव में जाने वाली थी। कमलापुर में जमकर इस डांस पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर दिया गया था। इसके चलते वहां के नौजवानों में आने वाली डांस पार्टी को लेकर बहुत जोश था। मजे की बात तो ये थी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी डांस देखने के लिए उतावले थे और इसीलिए खुद को सजाने संवारने में लगे हुए थे। गांव के नुक्कड़ पर इकबाल नाम के लड़के का लकड़ी का बनाया हुआ खोखा था, जिसमें उसने एक बड़ा सा आईना रखकर उसे एक सैलून की शक्ल देने की कोशिश की थी।
गांव के लोग यहाँ पर अपने दाढ़ी बाल कटवाने आते थे। इकबाल कुछ खास लोगों को ही अपने चेहरे पर पीली वाली क्रीम की मालिश करवाने को कहता था। ये पीली वाली क्रीम बादाम क्रीम है, जिसको लगाने से चेहरा एकदम सलमान खान की तरह चमकीला हो जाता है। सलमान खान की एक पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए इकबाल कहता तो लोग तुरंत ही अपना चेहरा आगे कर देते और इकबाल खूब मेहनत से उनके चेहरे पर मसाज करता। मसाज के बाद लोग अपना चेहरा आईने में देखते तो उन्हें खुद भी फर्क साफ नजर आता और वे इकबाल को पैसे देने के साथ साथ शुक्रिया कहना न भूलते। गांव की तरफ से शहर की ओर जाने वाली रोड के किनारे बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज क्लासिकल डांस पार्टी का कमलापुर गांव में पहला शो था। स्टेज के आगे एक तख्त पर चादर बिछा दी गई थी, जो गांव के चौधरी साहब के लिए थी। इसके बाद की लाइन में प्लास्टिक के तार से बनी हुई कुर्सियां और इसके बाद दरी और टाट को धूल झाड़कर बिछा दिया गया था। धर्म पंडित अपने साथ गांव के चौधरी साहब को बड़े आदर भाव से अंदर लाया और सबसे आगे पड़े तख्त पर बिठा दिया। 50 साल के आसपास के चौधरी साहब भी तन कर बैठ गए और उनके गुर्गे पासी नीचे जमीन पर बैठ गए और सभी की निगाहें स्टेज के पर्दे के खुलने का इंतजार करने लगी। इंतजार लंबा हो रहा था तो सभी लोग सीटियां बजाकर शोर करने लगे। आखिरकार पर्दा खुला और शबनम एक नौजवान दिलीप के साथ स्टेज पर आए। एक भड़काऊ भोजपुरी गाना भी बजने लगा, जिसके बोल थे हमार मिक्सी तोहार मिक्सी, दोनों के मिक्सी बा काला काला, हमार पीसे नरम मसाला तोहार पीसे गरम मसाला। इस गीत पर शबनम और दिलीप एक दूसरे की कमर से कमर चिपकाते हुए मसाला पीसने का इशारा करते तो दर्शकों के बीच जोश की लहर फैल जाती और वे भी खड़े होकर नाचने लगते और पैसे लुटाते। हालांकि चौधरी साहब का मन भी नाचने का कर रहा था, पर उन्होंने अपनी शान का ख्याल करते हुए सिर्फ पैसे ही लुटाए। शबनम के जाते ही दूसरी डांसर ने अपने नाच का जलवा दिखाया और उसके बाद 3 गीत और बजाए गए, जिन पर भी भड़काऊ नाच का मजा दर्शकों ने उठाया। रात हो चली थी और शो भी खत्म हो गया था। चौधरी साहब के गुर्गे भी उन्हें बड़े से मकान के बाहर तक छोड़ गए थे। चौधरी साहब बड़े ही अदब से घर में गए और सीधे हाथ मुंह धोने चले गए। घर में उनकी 20 साल की रीता नाम की एक विधवा बेटी ही थी, जो चौधरी साहब के इंतजार में अभी तक जाग रही थी। बाबूजी, आपके लिए खाना लगा दूं? रीता ने पूछा तो चौधरी साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया, सरकू के यहाँ कुछ आयोजन था, इसलिए वहाँ पर भोजन कर लिया है। इतना कहकर चौधरी साहब सीधा अपने कमरे में चले गए। रीता, जो पिता के इंतजार में भूखी बैठी थी, का मन भी अकेले खाने का नहीं हुआ और रसोई घर में कुंडी लगाकर वह भी सोने चले गई। रीता की 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी और अगले साल ही वह विधवा हो गई थी और फिर उसने अपने पिता की देखभाल करने के लिए अपने मायके में ही रहना ठीक समझा। हालांकि चौधरी साहब ने अपने रोब का इस्तेमाल करते हुए 2-3 जगह रीता की शादी की बात चलाई, पर कुछ बात नहीं बनी। किसी भी नौटंकी या डांस पार्टी के लोगों में सबसे ज्यादा नोट उड़ाने वाले ग्राहक को पहचानने का एक गजब का टैलेंट धर्म पंडित में भी था। उसने अच्छी तरह से देखा था कि कल के शो में सबसे ज्यादा पैसे चौधरी साहब ने ही उड़ाए थे। धर्म पंडित और उसकी डांस पार्टी के लिए ऐसे ही ग्राहक अच्छे माने जाते हैं। 2 दिन के बाद धर्म पंडित ने अपने डांसर दिलीप को चौधरी के घर पर भेजकर संदेश भिजवाया कि उसने एक खास शो रखवाया है, जिसमें सिर्फ चौधरी साहब और उनके अपने आदमी ही होंगे। दिलीप की बात सुनकर चौधरी साहब को बहुत खुशी मिली और उन्होंने भी अपनी पसंद बताते हुए कहा कि एक नाच शबनम का भी जरूर होना चाहिए। दिलीप ने मुस्कुरा कर देखा और वापस जाने लगा। जाते समय उसकी नजर रीता से टकरा गई, जो छत पर कपड़े फैलाकर नीचे आ रही थी। रीता जैसी खूबसूरत लड़की दिलीप ने कभी नहीं देखी थी। उसके पैर ठिठक गए थे, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। उस दिन अकेले में चौधरी साहब ने शबनम का जो नाच देखा तो वे तो उसके जिस्म और नाच के कायल हो गए। उस दिन चौधरी साहब ने धर्म पंडित को उसके हाथ में पैसे देते हुए कहा, बड़ा खूबसूरत हीरा है तुम्हारा, इसे तो हमारे जैसे जौहरी के पास होना चाहिए। चौधरी साहब ने अपनी बाईं आंख दबा दी थी। धर्म पंडित भी बिना मुस्कुराए नहीं रहा था।
चौधरी साहब की पत्नी को मरे हुए 10 बरस हो चले थे और उनके मन में औरत की देह भोगने की बेतहाशा चाह थी, जो शबनम की नंगी कमर, गहरी नाभि और मांसल सीना देखकर और भी भड़क उठी थी। इसलिए उस दिन के बाद कई बार अकेले ही शबनम के शो के लिए उन्होंने धर्म पंडित से बात की थी। पर उस दिन तो चौधरी साहब ने हद कर दी, जब उन्होंने अपनी उम्र की परवाह न करते हुए शबनम के जिस्म को भोगने की बात कह दी। पर धर्म पंडित नहीं डिगा। हम लड़कियों को नचाते जरूर हैं, पर उनसे जिस्म का धंधा नहीं करवाते चौधरी साहब। हाँ, अगर आपको नाच अकेले में देखना हो तो उसके लिए आपका हमेशा स्वागत रहेगा, धर्म पंडित ने मुस्कुराते हुए चौधरी साहब से कहा। धर्म पंडित की यह बात चौधरी साहब को अच्छी नहीं लगी, पर बदले में वे कुछ नहीं बोले। उधर दिलीप, जो रीता को देखकर पहली नजर में ही उससे एक तरफा प्यार कर बैठा था, वह रीता के पास जाने और मिलने की ताक में रहता था। आज जब दिलीप ने चौधरी साहब और धर्म पंडित को आपस में बातें करते देखा, तो वह बिना हिचके तुरंत ही चौधरी साहब के घर पहुंच गया और कुंडी खटका दी। अंदर से बिना दरवाजा खोले ही दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की को रीता ने खोला और उसकी आंखें सीधा दिलीप से टकराईं, तो वो कुछ हड़बड़ाते हुए बोली, बाबूजी घर में नहीं हैं। जब वे आ जाएं, तब आना। दिलीप ने कहा, मुझे पता है कि वे घर में नहीं हैं, इसीलिए मैं आया हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रीता ने तुरंत ही उस छोटी सी खिड़की को बंद कर दिया। उसका दिल भी हल्का सा धड़क कर रह गया था, पर ये शब्द उसके मन को रोमांचित जरूर कर गए थे। रीता विधवा जरूर थी, पर थी तो अभी जवान ही। उसके भी अरमान थे कि उसे कोई अपनी बाहों में इतनी जोर से जकड़ ले कि उनके बीच बिल्कुल भी फासला न रह जाए। कोई उसके होठों पर अपने होंठ रख दे, पर मजबूर थी। लेकिन दिलीप की यह बात रीता के मन को छू गई थी, जैसे तपती धूप के बाद बारिश की कुछ बूंदों ने तन मन को भिगो दिया हो। पर वह तो एक विधवा है, कैसे किसी को प्यार कर सकती है? पर क्यों? उसके विधवा होने में उसका क्या कसूर है? और फिर एक विधवा भी तो एक औरत ही होती है। दिलीप के मन में रीता के लिए प्यार था और वह उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि रीता भले ही विधवा थी, पर वो बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी उसे अपने लिए चाहिए थी। लेकिन वह जानता था कि गांव के चौधरी साहब की विधवा बेटी के मन को जीतने के लिए उसे चौधरी साहब के मन को भी जीतना होगा। बड़ा खोए खोए से रहते हैं सरकार। चौराहे पर चौधरी साहब को अकेला देखकर दिलीप ने पूछा, तो चौधरी साहब भी डांस मंडली के आदमी को देखकर मन की बात कह बैठे। क्या बताएं, शबनम पर हमारा दिल आ गया है, पर तुम्हारा धर्म पंडित मान ही नहीं रहा है। बस यही शब्द सुनना चाहता था दिलीप। उसने तपाक से बात बनाई और चौधरी साहब को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें शबनम के जिस्म को भोगने का मौका जरूर दिलवाएगा। यहाँ से दिलीप का चौधरी साहब के घर पर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो बेधड़क चौधरी साहब के घर जाता, तो चौधरी साहब उसे सीधा अपने पास बुला लेते और दोनों बतियाते रहते। इस बीच रीता से दिलीप की नजरें भी दो चार हो जाती थीं। एक दिन मौका देखकर दिलीप ने रीता का हाथ पकड़ लिया। रीता ने झट से हाथ छुड़ा लिया और तुरंत ही वहां से यह कहते हुए भाग गई, मैं एक विधवा हूँ और यह सब मेरे लिए पाप है। दिलीप का चौधरी के घर आना जाना बढ़ गया था और अब तक डांस कंपनी के दूसरे लोगों को रीता और दिलीप के संबंधों की भनक भी लग गई थी। धर्म पंडित की डांस कंपनी में भूलो नाम का एक 25 साल का लड़का था, जो बिजली का इंतजाम देखता था। वह था तो अनाथ, पर ऊंची जाति का था और धर्म पंडित ने उसे गोद लिया हुआ था। भूलो को वह हर सम्मान मिलता था जो एक डांस कंपनी के मालिक के बेटे को मिलना चाहिए। जब भूलो को दिलीप और रीता के संबंधों की खबर मिली, तो उस पर जाति का घमंड हावी हो गया। ये निचली जाति का चौधरी साहब की लड़की के साथ मजे लेना चाह रहा है, पर हम इसका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भूलो ने नमक मिर्च लगाकर धर्म पंडित को सारी बता दी। यूं तो धर्म पंडित सेकुलर होने का दावा करता था और अपनी डांस मंडली के लोगों के लिए खुद को पिता के जैसा दिखाता था, पर उसे यह कतई मंजूर नहीं हुआ कि उसकी डांस मंडली में काम करने वाला कोई निचली जाति का किसी ऊंची जाति की लड़की से इश्क लड़ाए।
हालांकि धर्म पंडित के लिए यह बहुत आसान होता कि वह अपनी डांस मंडली को किसी दूसरे गांव में ले जाए और दिलीप और रीता का मामला यहीं खत्म हो जाए, पर ऐसा करने के बाद भी दिलीप और रीता का प्रेम बदस्तूर कायम रह सकता था और हो सकता था कि वे दोनों भागकर शादी भी कर लेते। धर्म पंडित को कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। धर्म पंडित मन ही मन गहरी सोच में डूबने लगा था। 2-3 दिन बीतने के बाद धर्म पंडित चौधरी से मिलने उसके घर गया। उसे देखकर चौधरी साहब बहुत खुश हुए और दालान में कुर्सियां डलवाकर मीठा शरबत और पान मंगवाया। थोड़ी देर वे दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर धर्म पंडित ने फुसफुसाते हुए चौधरी साहब से कहा, बड़ी जागे जागे से लग रहे हैं, क्या बात है? रातों में नींद नहीं आ रही लगता है। धर्म पंडित की बात सुनकर पहले तो चौधरी साहब थोड़ा सा सकुचाए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या बताऊं धर्म, जब से तुम्हारी उस नचनिया शबनम को देखा है तब से तो मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है। अब तो मन में यही आता है कि जब तक उसे बाहों में भरकर उसका सारा रस न निकाल लूं, तब तक शायद ही इस दिल को चैन मिले। धर्म पंडित का तुरुप का पत्ता कामयाब हो गया था। उसने चौधरी साहब से कहा कि वह तो 1 या 2 रातें नहीं बल्कि हर रात शबनम को उनके साथ सुला सकता है, पर चौधरी साहब को अपने घर की विधवा बेटी का भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म पंडित ने चौधरी साहब को उनकी विधवा बेटी का ब्याह कर देने की बात कही तो उन्हें अचानक धर्म पंडित के मुंह से अपनी विधवा बेटी के दूसरे ब्याह की बात सुनकर झटका सा लगा, मानो वे नींद से जागे हों। पर फिर उन्होंने कहा, आजकल किसी विधवा से कौन शादी करना चाहेगा। धर्म पंडित ने तुरंत भूलो का नाम पेश कर दिया और फिर धीरे से चौधरी साहब को दिलीप और रीता के बढ़ते प्यार की बात भी बता दी और दिलीप धोबी जाति का है ये बताना भी नहीं भूला था धर्म पंडित। चौधरी साहब के अहंकार को ठेस लगी कि एक निचली जाति का लड़का उनकी विधवा बेटी से इश्क लड़ा रहा है। उनका ऊंची जाति का घमंड जाग उठा और उन्होंने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे धर्म पंडित से रीता की शादी भूलो के साथ कर देने के लिए हाँ कर दी। शबनम के जिस्म का लालच चौधरी साहब के दिमाग में अब भी चल रहा था, पर धर्म पंडित अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने चौधरी साहब को अपनी बातों में लिया और कहा कि भूलो अभी भी एक डांस मंडली वाले का बेटा जाना जाता है और चौधरी एक ऐसे लड़के से अपनी विधवा बेटी की शादी करे, ये कुछ शोभा नहीं देता। इसके लिए जरूरी है कि उनका दामाद कुछ खास हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? चौधरी साहब ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप शहर में एक अच्छा सा मकान अपनी बेटी और दामाद को दिलवा दीजिए और कोई छोटा मोटा धंधा चालू करवा दीजिए, जिससे आपकी बेटी भी सुखी रहेगी और आपके दामाद का नाम भी होगा। चौधरी साहब को धर्म पंडित की यह बात पसंद आ गई। उन्होंने जब अपनी बेटी रीता से उसके दोबारा ब्याह की बात कही तो वह सोच में पड़ गई। उसके मन में तो दिलीप के लिए प्यार था, पर एक विधवा भला कब अपने मन की बात अपने पिता से कह सकती है। रीता ने कुछ देर नानुकर की, पर चौधरी साहब ने फैसला सुना दिया था, इसलिए वह चुप रही। वह चाहकर भी दिलीप का नाम नहीं ले सकी, क्योंकि वह जानती थी कि एक विधवा के लिए किसी दूसरे मर्द से प्यार करना महापाप समझ जाता है। रीता ने चुपचाप अपने पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था। चौधरी ने शहर में 1-2 कमरे का मकान देखा और उससे कुछ दूरी पर ही एक दुकान देखकर उसमें खाद और बीज भंडार का उद्घाटन कर दिया। रीता और भूलो की शादी एक सादा समारोह में हो गई थी। भरी आंखों से चौधरी ने रीता को विदा किया। पूरा गांव चौधरी साहब के इस कदम की बहुत तारीफ कर रहा था। धर्म पंडित की यह सारी योजना सही से कामयाब हो सके, इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से दिलीप को 15 दिन पहले ही शहर में किसी ऐसे काम से भेज दिया था जिससे कि वह जल्दी वापस न आ सके। आज जब दिलीप वापस आया तो धर्म पंडित ने उसे शाबाशी दी और कहा, आज शाम को चौधरी साहब के घर पर हम सबको एक भोज के लिए चलना है। बेचारा दिलीप सब बातों से अनजान था, इसलिए उसने हामी में सिर हिला दिया। रात को धर्म पंडित और दिलीप चौधरी साहब के घर पहुँचे तो वहाँ पर बया शराब और मीट का इंतजाम था। धर्म पंडित ने बोटी खाने से तो इनकार किया, हालांकि उसने मीट की करी लेने से कोई परहेज नहीं किया और अपनी 5 उंगलियां मीट के रस में डुबो डुबो कर चाट डाली।
आज धर्म पंडित कुछ ज्यादा ही अपनेपन से दिलीप को शराब पिला रहा था। दिलीप पर अब शराब हावी हो रही थी और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। उसे लगा कि वह बेहोश हो रहा है, पर वह चाहकर भी अपनी बेहोशी को रोक नहीं पाया और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पुलिस को अपने चारों तरफ पाया। पुलिस इंस्पेक्टर ने दिलीप को घूरते हुए कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी इतनी तुड़ाई करो कि अगली बार ये किसी चौधरी के घर में चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। दिलीप अपने बेकसूर होने की दुहाई देता रहा, पर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी पैंट की जेब से नोटों की गड्डियां बरामद कर ली थीं। दिलीप को पुलिस वैन में बिठा लिया गया था। उसकी आंखें अभी भी रीता को ढूंढ रही थीं, पर रीता अब उसे कहां मिलने वाली थी। आज रात चौधरी साहब की हवेली गुलजार थी और कुछ ज्यादा ही रोशन थी। चौधरी साहब धर्म पंडित के साथ अपने सोफे पर धंसे हुए थे और उनके सामने शबनम अपनी नंगी कमर और गहरी नाभि हिला हिलाकर नाच रही थी। चौधरी साहब आज शबनम का सारा रस निकाल लेने वाले थे। हवेली में गाना गूंज रहा था, कमरिया लचके रे बाबू, जरा बचके रे, दिल मेरा धड़के रे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।